गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, आपकी सिविक्स बुक का फर्स्ट लेसन है, वो है ऑन इक्वालिटी। पॉलिटिकल लाइफ सेकंड बुक का चैप्टर आपका ऑन इक्वालिटी। ठीक है, ऑन इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, भारत देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस आज़ादी के साथ ही भारत के देशवासियों को, इंडिया के सभी सिटीजन्स को आज़ादी के साथ साथ समानता के अधिकार भी मिले। ठीक है, लेकिन पहले आज़ादी से पहले क्या था, बहुत बुरा हाल था। आज़ादी से पहले जो अनटचेबल कास्ट होती थी, SC और ST कास्ट होती थी, उनके साथ बहुत बुरा होता था। उनको सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई राइट नहीं थे। ठीक है, और उनके साथ हमेशा हर चीज़ में भेदभाव होता था, हर तरह से उनके साथ भेदभाव होता था। उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। मंदिरों में सिर्फ हायर कास्ट के ब्राह्मण वगैरह जो होते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय कास्ट के लोग होते थे, वही जा पाते थे। छोटी जाति के लोगों को जो टेंपल में भी एंट्री नहीं थी। ठीक है, फिर BR अम्बेडकर जैसे जो है जो देशभक्त आए, जिन्होंने लोअर कास्ट के जो लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, BR अम्बेडकर जो कि महार कास्ट के थे, महाराष्ट्र से, तो उन्होंने जो है अनटचेबल कास्ट के लिए, SC ST कास्ट के लिए बहुत बढ़िया काम किया। महात्मा गांधी जी ने भी अनटचेबल कास्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी उनको हरिजन कहा, और अनटचेबल जो कास्ट थी जैसे कि SC ST ट्राइबल पीपल्स वगैरह होते थे, उनके लिए बड़े काम किए। उन्होंने भी पत्रिका अखबार वगैरह में उनके लिए छापा, उनके घर घर वो जाते थे, उनसे बात करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने भी उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, अलग अलग टाइम में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए अलग अलग लोग दुनिया में आए, इंडिया में आए, अलग अलग देशों में आए, और उन्होंने अनटचेबिलिटी को, रंग भेद की नीति को, अपार्थाइड सिस्टम को, कलर डिफरेंस को खत्म करने के लिए बड़े बड़े काम किए। ठीक है, तो आज का जो लेसन है उसमें आपको स्टार्टिंग में आपकी बुक में, NCERT बुक में दिखाया गया कि किस तरह अलग अलग कैरेक्टर, उसमें कन्वर्सेशन दिखाई गई है कि किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर दिखाए गए। जैसे कि मैं बात करता हूँ मंजीत कौर के अलावा तेजा सिंह की मैं उसमें दिखाया गया, तेजा सिंह। ठीक है, तेजा सिंह दिखाया गया है। इसके अलावा गिरीश राव जो कैरेक्टर दिखाया गया, कन्वर्सेशन दिखाई गई है। कांता देवी जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसके बारे में दिखाया गया है। सुजाता जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, उसके बारे में दिखाया गया है। और शबनम बानो जो कि एक हाउसवाइफ है, उसको दिखाया गया है। कुछ कंसल्टेंट वहां पे दिखाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां दिखाए गए हैं, मीडिया पर्सन, अनएम्प्लॉयड मैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर वहां आपके लेसन में दिखाए गए हैं। इन सबको दिखाने का मतलब यही है, बच्चों को एक इजी कन्वर्सेशन के माध्यम से, एक इजी कन्वर्सेशन के मीडियम से आपको ये समझाना कि इंडिया में ऑल आर इक्वल, इंडिया में सभी बराबर हैं, सबका काम अपना अलग अलग है, लेकिन जब वोटिंग देने की बात आती है, वोटिंग की बात आती है, तो सब बराबर हो जाते हैं। इंडिया में ऐसे कानून बनाए गए हैं, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर यह लिख दिया गया है कि इंडिया में किसी भी कास्ट का कोई क्यों ना हो, किसी भी धर्म का कोई भी क्यों ना हो, किसी प्रकार की बोली क्यों ना कोई भी बोलता हो, ठीक है, उन सबको यहाँ पर बराबरी का अधिकार है। कानून के सामने सब बराबर, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। जुडिशरी के सामने सब बराबर है। ठीक है, न्याय सबके लिए समान होगा, लेकिन आजादी से पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद जो हुआ, इस लेसन में आपको एक और चीज भी दिखाई गई, इक्वल राइट टू वोट, दिखाया गया, इक्वल राइट टू वोट दिखाया गया है कि हमारे कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर रिच पर्सन, पुअर पर्सन, डिफरेंट रिलीजियस पर्सन, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस पर्सन, मैं भी दिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस पर्सन एंड जो है जितने भी टाइप के यहाँ पर लोग रहते हैं, गरीब है, अमीर है, चाहे वो अलग अलग रिलीजन के हो, चाहे अलग अलग कास्ट के हो, सभी को यहाँ पर क्या है, इक्वल राइट टू वोट है। इंडिया में सबको बराबर अधिकार है, बहुत सारे देशों में नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपने जैसे सुना होगा भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो वहां पर फ्रांस की औरतों को वोटिंग अधिकार नहीं दिए गए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें औरतों को वोट डालने का अधिकार तक भी नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जहां पर औरतों को बुर्का में रखा जाता है, पर्दा प्रथा वहां आज भी है। इंडिया के समाज में बहुत सारे, लेकिन जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना
कॉन्स्टिट्यूशन में खास तौर पर यह बात कह दी गई थी कि चाहे किसी भी कास्ट का हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको इक्वल राइट टू वोट इंडिया में होंगे, इक्वल राइट टू वोट इंडिया में होगा उसको, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, इसको हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, मतलब कि इंडिया की जो सारी धरती है वहां पर जो भी वयस्क है, मतलब जो अडल्ट है, मतलब कि जो एज जिनकी 18 से ऊपर है, स्टार्टिंग में तो 18 नहीं थी, जब इंडिया आजाद हुआ उस समय तो वोटिंग की एज 21 रखी गई थी, लेकिन बाद में 18 की एज को डिसाइड कर दिया गया। तो जो भी इंडिया में रह रहे हैं सिटीजन्स, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनको यहाँ पर वोटिंग के अधिकार हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें दिया गया है स्टार्टिंग से ही, आजादी के टाइम में, ठीक है। तो आप देखोगे चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे से कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो, सबको बराबर वोटिंग का अधिकार है। सब वोट करते हुए एक ही लाइन में नजर आएंगे, एक ही जगह पर, एक ही जो है, एक ही अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी वो वोटिंग करते नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, सभी को इक्वलिटी की बेस पे, आइडिया ऑफ इक्वलिटी को फॉलो करते हुए सबको वोटिंग राइट दिलवाना। अब देखो इसमें आपने देखा कि कांता एक हाउसवाइफ है, कन्वर्सेशन में हमने देखा, हमने पढ़ा कि कांता एक हाउसवाइफ है, वो एक बड़े जो है ओनर के घर में काम करने के लिए जाती है, फिर भी जब वोटिंग का टाइम आता है तब कांता वोटिंग करने के लिए उसी लाइन में अपने ओनर यानी कि जो उनका मकान मालिक था जिनके घर पे वो काम करने जाती थी, उन्हीं की लाइन में वो खड़ी पाती है और उसका मकान मालिक भी उसी लाइन में खड़ा हुआ पाता है, ठीक है। तो ये देखने को मिला कि जब वोटिंग की बात आती है तो सब बराबर हो जाते हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ओके। इसमें देखो कुछ काइंड की कुछ अलग अलग इक्वलिटी और हमें इंडिया में मिली हुई है। आप देखोगे आपके यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, रूरल इंडिया में आज भी बहुत सारी जगह पर कास्ट सिस्टम बना हुआ है, फिर भी वहां पर सबको बराबरी का अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग दलित ग्रुप के लोग होते हैं, मतलब लोअर कास्ट के लोग होते हैं, क्या होते हैं, लोअर कास्ट के। तो लोअर कास्ट के लोग जो रूरल इंडिया में हैं, जिनको अनटचेबल बहुत टाइम से कहा गया, उनको फिर अनटचेबल कहा गया, और अनटचेबल होने की वजह से उनको क्या है कि बहुत सारे राइट उनके छीन लिए गए थे, लेकिन अब आजादी के बाद उनको राइट दे दिए गए हैं। यहाँ पर दलित वर्ड लिखा हुआ है, देखो लेसन में दलित वर्ड आपको दिखाया गया है। दलित का मतलब होता है ग्रुप से हटकर, ग्रुप से जिसे हटा दिया गया हो, दल से हटा दिया गया हो, ग्रुप से हटा दिया गया हो। दलित मींस ब्रोकन, जिसे ग्रुप से अलग कर दिया गया हो तो वो ब्रोकन कहलाता है, मतलब कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उसे डिस्क्रिमिनेटेड किया गया है, ओके। उसके बाद देखिए अब इस लेसन में दिखाया गया है आपको दो लोगों के बारे में दिखाया गया, एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक अंसारी, ठीक है, अंसारी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी दिखाई गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक बुक लिखी जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो कि अनटचेबल कास्ट से था, उसने एक बुक लिखी जूठन। जूठन बुक में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा, उन्होंने अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लिखे उसमें, बचपन में कैसे जब स्कूल में जाते थे तो प्रिंसिपल और दूसरे टीचर या प्रिंसिपल ने उनको जो है झाड़ू निकालने के काम में लगाया था, कि किस तरह स्कूल में उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू निकलवाई गई। और जब एक दिन उसके फादर ने जो है क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर थे, उन्होंने जब उसे झाड़ू काट निकालते हुए देखा तब उन्होंने जो टीचर्स को वहां पर बहुत सुनाया और टीचर्स को कहा कि क्या तरीका हुआ, ये आप लोग जो टीचर हो, आप तो एक खुद टीचर हो, आपको एक छोटे बच्चे से इस तरह पूरे स्कूल में स्कूल कैंपस में झाड़ू लगवाते हुए शर्म नहीं आती, आप एक टीचर हो। उन्होंने उनको डांट लगाई, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने उन टीचर्स को डांट लगाई, प्रिंसिपल को डांट लगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटी कास्ट का तो हुआ तो क्या हुआ, अनटचेबल कास्ट है, लेकिन ये फिर भी एक बच्चा तो है, एक स्टूडेंट तो है, तो आपको इस तरह स्कूल में उसे झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए थी। इस तरह अपने लाइफ टाइम के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उसने खुद लिखी थी अपने जीवन के बारे में, जूठन में दिखाया गया है। क्या नाम था उसकी बुक का, जूठन। किसकी बुक थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक थी, ओके। फिर दूसरा एग्जांपल दिया गया, दूसरा एग्जांपल था, देखो ये जूठन लिखा हुआ मैंने दिखाया आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक जूठन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल फिर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का दिखाया गया।
मिस्टर एंड मिसिज अंसारी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, ठीक है, मिस्टर एंड मिसिज अंसारी। तो ये क्या होते हैं मिस्टर एंड मिसिज अंसारी? मुस्लिम रिलीजन से है। तो देखोगे मुस्लिम होने की वजह से, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उनको कमरा जो है, रूम जो है रेंट पे नहीं मिलता। जब भी वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते तो प्रॉपर्टी डीलर जब भी उनको रूम दिखाता तो एक रूम उनको पसंद आया। स्टार्टिंग में जब प्रॉपर्टी डीलर ने मिस्टर अंसारी को जब एक रूम दिखाया तो उनको बहुत पसंद आया, और वो रूम उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने ये कहा कि भाई ये सोसाइटी तो पूरी जो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी, सॉरी वेजिटेरियन सोसाइटी है, और आप तो मुस्लिम हो, आप तो वेजिटेरियन नहीं होंगे, आप तो नॉन वेजिटेरियन होंगे, मतलब कि मांसाहार होंगे, आप तो मांस खाते होंगे। तो इस वजह से उसको सिर्फ उसके धर्म की वजह से उसे वो रूम जो है किराए पर नहीं मिला। देखो कितना गलत हुआ, सिर्फ धर्म होने पर। जबकि वहां प्रॉपर्टी डीलर और मोहम्मद अंसारी जो अंसारी मिस्टर अंसारी जो गए हुए थे, बिल्कुल साइड में एक हिंदू धर्म का कोई आदमी जो है वो मछलियां बना रहा था, वहां पे बदबू आ रही थी मछली की, वहां पे मछली की स्मेल आ रही थी। अब बताओ, अब वो सोसाइटी का जो मेंबर वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई रूम नहीं है, जबकि साइड में तो वो बन रहा है। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से मिस्टर अंसारी को वहां पर रूम नहीं मिला। एक जगह, दो जगह, तीन जगह जब ट्राई किया तो आखिरी में जब उनको सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से रूम नहीं मिला, क्योंकि वो एक हिंदू सोसाइटी थी, हिंदू सोसाइटी में मुस्लिम लोगों को अडॉप्ट करना नहीं चाहते थे। इसीलिए फिर फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि भाई आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। मिस्टर अंसारी को कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। भाई क्यों नाम चेंज करें? नाम चेंज क्यों करें? मुस्लिम रिलीजन है तो क्या हुआ? क्या हिंदू रिलीजन के लोग मांसाहार नहीं करते हैं? क्या वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है? वो भी नॉन वेजिटेरियन है। तो मतलब सिर्फ धर्म अलग होने से आप लोग किसी के साथ इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये मोहम्मद अंसारी के साथ में, मिस्टर अंसारी के साथ में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। और फिर देखिए फाइनली फिर जो उनको नाम चेंज करने की जो सलाह दी गई, तब जाके उनको है रूम का कोई सेट हो पाया था। मतलब कि हिंदू कम्युनिटी देखो किस तरह से चीजें होती हैं, हर जगह पर होता है ऐसे, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब एक और देखिए, अब इस लेसन में ये भी दिखाया गया कि किस तरह से उनकी डिग्निटी हर्ट हुई। वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, अंसारी थे, उनकी डिग्निटी हर्ट हुई। वाल्मीकि से तो झाड़ू निकलवाई गई सिर्फ अनटचेबल कास्ट होने की वजह से, और ओम प्रकाश जो मिस्टर अंसारी थे उनको जो रूम नहीं मिला सिर्फ धर्म अलग होने की वजह से, तो उनकी डिग्निटी हर्ट हुई। डिग्निटी मतलब उनका प्राउड, उनका जो मान सम्मान था वो हर्ट हुआ। तो ये इस तरह हमारे देश में ये कानून बने हुए हैं कि इस तरह कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इस तरह अंसारी के साथ जो हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें कही गई, ठीक है। ट्रीटेड अनइक्वली, उनको बराबर ट्रीट नहीं किया गया, उनकी डिग्निटी वायलेटेड हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की, और रिलीजन और कास्ट होने की वजह से उनके साथ गलत भेदभाव हुआ। तो ये इंडिया में नहीं होगा अब आगे, ठीक है, डिसाइड कर दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए इक्वालिटी इन इंडिया, हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सबको बराबरी के राइट दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया अच्छे से ये बातें। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि डेमोक्रेसी जो हमारा इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें सबको बराबरी का अधिकार है। आप देखोगे हमारा जो संविधान है वो कब लिखा गया? 9 दिसंबर को 1946 में लिखना शुरू किया गया था। 9 दिसंबर को 1946 में हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ, और फिर 26 नवंबर को 1949 में कंप्लीट हुआ। टोटल लगे हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे। इन सारे इतने दिनों में हमने क्या लिखा? हमने लिखा बहुत सारे फ्रीडम के राइट लिखे हमने, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हमने, उसमें इक्वालिटी के राइट्स लिखे हमने, उसमें बहुत सारी बातें लिखी, ताकि एक इंडिया जो है वो ऐसा कंट्री बने जिसमें सबके लिए रहने के लिए जगह हो, जहां पर खुले मन से बिना डरे सब लोग रह सकें। तो इस तरह का हमारा संविधान लिख दिया गया और फिर अडॉप्ट कर लिया गया 26 जनवरी को 1950 में अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन, एवरी पर्सन इक्वल माने गए हैं। एवरी पर्सन आर इक्वल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बराबर माना गया, और उनके लिए फिर चाहे वो इक्वालिटी मानी गई, मेल हो चाहे फीमेल हो, कास्ट अलग हो चाहे रिलीजन अलग हो, चाहे फिर ट्राइबल पीपल हो या एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड हो,
किसी भी टाइप का बैकग्राउंड हो उसको इक्वल माना गया है, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने यहाँ पर 250 ईयर तक राज किया था। इस टाइम में इंडिया की हालत खराब हो गई थी, ठीक है। इतनी बुरी हालत में लोगों को जो है बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया था। इसलिए आजादी के बाद हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हुआ, आजादी से पहले ही शुरू हो गया था, जब कंप्लीट आजादी के बाद हुआ 1949 में, तब ये बातें क्लियरली कह दी गई थी कि भाई सभी इक्वल रहेंगे। मेल, फीमेल, कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से कैसा भी हो सब बराबर रहेंगे। ना यहाँ पर कोई राजा साहब होगा और ना यहाँ पर कोई रंक होगा, ना कोई डाउन लेवल पे होगा ना कोई अप लेवल पे होगा, सबको बराबर रखा जाएगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया था। तो देखिए और क्या क्या कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेटिक इंडिया में कुछ सिद्धांत बनाए गए, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑल पर्सन, में सभी को बराबरी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखा गया। क्या क्या देखा गया? ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, कि सब कानून के सामने बराबर होंगे। ये एक सिद्धांत लिख दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिद्धांत लिख दिया गया अच्छे से। दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा प्रिंसिपल क्या था? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये संविधान में लिख दिया गया। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कास्ट अलग हो, चाहे रिलीजन अलग हो, चाहे ट्राइबल पीपल हो, चाहे एजुकेशनल का बैकग्राउंड उसका अलग अलग हो, चाहे किसी भी टाइप का उसका बैकग्राउंड हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियरली लिख दी गई है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस लाइक होटल्स एंड मार्केट, कि सभी प्रकार के सभी टाइप के आदमियों को, चाहे किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, उनको सभी पब्लिक प्लेस में जाने का पूरा अधिकार है। किसी होटल में या किसी पब्लिक प्लेस में, किसी बस स्टैंड पर या किसी मार्केट प्लेस में उनको सिर्फ कास्ट की वजह से या धर्म की वजह से या फिर अलग कलर की वजह से उसको रोका नहीं जाएगा, उसे वहां पर जाने दिया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक और बात लिखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हमारा है डेमोक्रेटिक कंट्री, उसका जो सिद्धांत लिखा गया वो था अनटचेबिलिटी अबॉलिश। अनटचेबिलिटी यानी कि जो भेदभाव किया जाता है, छुआछूत जो होती है हमारे लोगों के साथ में यहाँ पर, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए उसको, मतलब कि उसका संहार कर दिया जाए अनटचेबिलिटी का। तो ये चीजें बड़े खास तौर पर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, लिखने वाली कमेटी के हेड थे डॉक्टरेट वकील बी.आर. अम्बेडकर, जो एक डॉक्टरेट वकील थे, उन्होंने खास तौर पर ये लिखवाया कि अनटचेबिलिटी इंडिया से खत्म हो जानी चाहिए। इट इज ए स्लर एंड ब्लड ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, इट इज स्लर एंड ब्लड ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सुनहरे नाम पर अनटचेबिलिटी एक धब्बे की तरह है, उसे खत्म हो जाना चाहिए इंडिया से। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बातें की गई, मतलब कि जो ऊंची जाति नीची जाति के हिसाब से जो भेदभाव किया जाता है उसको खत्म किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए और भी अलग अलग कंट्री में इश्यूज हुए, जैसे यहाँ पर अमेरिका का एग्जांपल दिया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अब वहां पर बहुत बड़ी समस्याएं थी। अपार्थाइड सिस्टम, APARTHIED, अपार्थाइड सिस्टम, रंग भेद की नीति अमेरिका में बहुत भयंकर लेवल पे थी। अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का, गोरे और काले लोगों का जो बड़ा वहां पर रंग भेद होता था, वहां पे वुमेन ने इसके लिए शुरुआत की, रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए। रोसा पार्क के नाम की एक वुमेन थी, जिसने 1955 में जब उसने पहली बार महसूस किया कि केवल अलग होने की वजह से, अलग कलर होने की वजह से, मतलब हम अफ्रीकन अमेरिकन है। रोसा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, मतलब अफ्रीका से लाए हुए स्लेव जब अमेरिका में बस जाते हैं तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है। तो वो रोसा पार्क अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन जो थी वो, तो उसके साथ बड़ा भेदभाव हो रहा था, वहां पे रंग भेद हो रहा था, उसके साथ में कलर डिफरेंस हो रहा था। गोरे लोग जो अमेरिका के थे, ब्रिटिश, अमेरिका में ज्यादातर ब्रिटिश ही रहते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश ने उनके साथ भेदभाव किया, तो उसी ने फिर ठान ली
रोसा पार्क ने, जो अमेरिका की वुमेन थी, उसने कहा, सोचा कि अब इस रंग भेद की नीति का खात्मा करना होगा, फिनिश करना होगा, रोसा पार्क। और उसने फिर वहां पर अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट शुरू कराई 1964 में। रोसा पार्क जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उसने अनइक्वालिटी के खिलाफ और उसने रंग भेद की नीति के खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उसने शुरुआत की, और सिविल राइट मूवमेंट 1964 से अमेरिका में शुरू हुई। सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद वहां से रंग भेद का नाश कर दिया गया, अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से इस लेसन में आपने देखा कि किस तरह से इंडिया में अलग अलग टाइम में अलग अलग जो लोगों ने पार्ट किया है रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए। हमारे यहाँ पर गांधी जी ने बहुत काम किया, हमारे यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत काम किया, हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइम में राजा राम मोहन राय ने भी बहुत काम किया, डेरी जियो, ऐसे बहुत सारे लीडर यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने यहाँ से कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बहुत काम किया भाई, बहुत काम किया। और आखिरी में आज हमारा इंडिया आप देखते हो कि पता ही नहीं चलता, स्कूल कॉलेज में बच्चे अलग अलग कास्ट के बैठे होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग बच्चे बैठे होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग धर्म के लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि भाई कौन सा किस धर्म का है, कौन सा किस कास्ट का है, कौन सा कलर डिफरेंस है, कुछ नहीं पता चलता, मतलब ऑल आर इक्वल। आज जो इंडिया हमारा है, आज एक ऐसा यूनिक कंट्री है जो पूरे संसार में कहीं नहीं है, जहां पर बराबरी है, ठीक है। तो ये लेसन ऑन इक्वलिटी हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है, थैंक यू।